अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, दहशत गर्दों की बदलती हिकमत अमली, जिसमें अब वो 15-16 साल की बच्चियों को बच्चा कम उम्र लड़कियों को भी उन्होंने खुदकुश बमबार बनाना शुरू कर दिया है। ये तालिबान की तरफ से उनकी गिरावट का जो सफ़र है वो जारी है और अब वो इस हाल में पहुंच चुके हैं कि अब वो छोटी छोटी लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं खुदकुश बमबार बना के। आज गिरफ्तार किया है एक लड़की को वहाँ से, डेरा इस्माइल खान से, शेख यूसुफ खैमा बस्ती है वहाँ से, जिसको तैयार किया गया था, खुदकुश बमबार बनाया था खारजी कमांडर शाह वली उर्फ तारिक कोची, जो उसकी तरबियत में वो काफ़ी अरसे से थी और उन ऐसी कोशिश पहले भी हो चुकी है लेकिन एक दफ़ा फिर ये नाकाम हुई। और ये खबर इसके साथ आई है कि बन्नू में आज फ़ौज की गाड़ी पर जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए हैं। ये एक अलग हमला है। डेरा इस्माइल खान वाला वाक़या अलग है और इस पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये हमले हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने किए हैं जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और उनकी जो एक ज़ैली तंजीम है इत्तेहादुल मुजाहिदीन, उसने ये हमला किया है और उनका ताल्लुक़ हाफिज़ गुल बहादुर से है। और साथ ये भी कहा है सिक्योरिटी ज़राए ने कि ये तमाम लोग अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और अफ़गानिस्तान इस दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा है। ये हमला उस वक्त हुआ जब कर्नल गुल फराज अपनी गाड़ी में से, उनकी प्रूफ थी लेकिन उस गाड़ी में से निकल रहे थे, जब वो बाहर दरवाज़ा खुला है और वो बाहर निकले हैं तो उस वक्त हमला हुआ। तो बिल्कुल टाइमिंग इस तरह से की गई कि वो गाड़ी से बाहर हो तो ये हमला हो खुदकुश, और जाहिर है उसके बाद उनकी शहादत हुई। और ये आप ये देखिए कि एक तो छोटी बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो रहमतों का महीना है, इबादत का महीना है, और नाम के साथ हाफिज़ लगा हुआ है, तरावी पढ़ानी चाहिए उन्हें, लेकिन वो बच्चियों को तैयार करके खुदकुश और वो इस तरह के दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये आज हमला हुआ खुदकुश, और इससे पहले भी 2 सितंबर 2025 को भी उन्होंने एक फेडरल कॉन्स्टेबलरी बन्नू पे जो हमला किया था, वहाँ मेजर अदनान शहीद हो चुके थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमले किए हैं जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। तो ये थी आज की अहम खबर और इसमें हम देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आसान तरीके से सरअंजाम नहीं दी जा रही, और हालांकि कोशिश शुरू हुई है लेकिन कब तक इस पर बेहतरी आएगी ये वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पे, और टॉप स्टोरी ये होगी क्या दहशत गर्दी सिर्फ कौमी हुकूमत से ही हल होगी या कोई और तरीक़ाकार भी वफाकी हुकूमत के पास है इस दहशत गर्दी को हल करने के। जब हम देखते हैं कि अब तो वो लड़कियों को, कम उम्र लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तालिबान, नाम तालिबान, और इस्तेमाल कर रहे हैं कम उम्र लड़कियों को जिनको खेलने की इजाज़त नहीं है, स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है, खुदकुश बमबार उनको बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और इस पर हुकूमत क्या कर रही है? साथ जो सियासत हो रही है, डील की बातें हो रही हैं और इसके बाद इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, उसके ऊपर कोशिश हो रही है। तो ये डील होगी तो कौमी हुकूमत बनेगी तो होगी या वैसी होगी, इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा रमज़ान पैकेज लोगों के लिए कितना रिलीफ लेके आया है। वफाक ने अनाउंस किया है, सूबों ने अनाउंस किया है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त तक सिर्फ पंजाब हुकूमत ऐसी है जिसका पैकेज भी सबसे बड़ा है और जिन्होंने 42 लाख ख़ानदानों तक लेके जाना था, उसमें से तकरीबन 30 लाख ख़ानदानों तक ये कार्ड पहुंच चुका है। लेकिन बाकी अभी तक ना वफाक इसको शुरू कर सका है, ना खैबर पख्तूनख्वा और ना बलूचिस्तान, सिंध में तो है नहीं। और इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा लड़कियों के लिए काम और खेल हराम करार दिया है तालिबान ने, तालीम भी हराम करार दी है लेकिन खुदकुश हमले हलाल करार दिए हैं। और आयना वज़ीर, वो छोटी लड़की जो बॉलिंग कर रही है, उसकी वीडियो बनाने वाले को जो गिरफ्तार किया गया, उससे हम उस पर बात करेंगे अपने आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। राना साहब, फैसलाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया आपका कि आपने वीकेंड के दौरान भी हमें ज्वाइन किया। सिर्फ ये आपसे शुरू से बात कर लेते हैं कि ये जो दहशत गर्दी, आज भी एक वाक़या बन्नू में भी हुआ और एक लड़की पकड़ी गई, 15-16 साल उसकी उम्र है। ये लड़कियों को भी अब खुदकुश बमबार बनाना शुरू हो गए हैं टीटीपी वाले। तो हम देख रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ कोई जॉइंट एफर्ट, कोई सीरियस एफर्ट हो नहीं रही। मुझे ये लग रहा है लोग भी ये समझ रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान में सब लोग मौजूद हैं, हम अफ़गानिस्तान को कहते भी रहते हैं, असर कोई नहीं हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको?
देखें अबसार साहब, ये शुरू से आप इसको अपना जब 2009, 10, 11 में जब ये काम मामला जो है वो बहुत अरूज पे था, ये खुदकुश बमबार जो है वो इनकी उम्रें यही 16, 18, 20, 22, यानी इसी उम्र में जो है वो बच्चे मासूम होते हैं, नासमझ भी होते हैं और इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये बहुत सफाक लोग हैं, ये बहुत बेरहम लोग हैं और इनके जैसा मुजरम मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं हो सकता जो ये काम करते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इनके जो सेफ हेवन्स हैं, जहाँ पे ये बैठ के ये तैयारियां करते हैं और मासूम बच्चों की जहन साजी करते हैं और फिर उसको इस काम के लिए जो है वो उनको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक उनको फिर अपने टारगेट पे भेजते हैं। तो ये वो सेफ हेवन जो हैं, ये इनके वो जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको जब तक तबाह नहीं किया जाता और ये जो कारीगर हैं, जो ये मुजरम हैं, जो ये काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग जिनको ये वरगला के जिनकी ज़हन साजी करके इस काम पे लगाते हैं, वो तो मासूम लोग होते हैं। तो ये जो मुजरम है, असल ठीक है, मुजरम, इन सेफ तक हेवन की पहुंचना जो आपने है बात वो की है, बहुत सेफ ज़रूरी हेवन है तो हैं और इन अफगानिस्तान में, तक पहुंचे वो बगैर वफाकी हुकूमत ही उस पर जो कुछ कर है। सकती है। और दूसरी बात यह है कि जी जो बिल्कुल, आयना उसके बारे में बच्ची के साथ की हमारी जो बॉलिंग बड़ी अच्छी करती है, वो वजीरस्तान एक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ से जिसने उसकी वीडियो बनाई उसको अगवा करके ले गए ये खारजी, ये दहशतगर्द, और फिर कहा कि तुमने वीडियो क्यों बनाई। हमारे अमीर ने अफगानिस्तान से मैसेज भेजा है कि ये वीडियो क्यों बनाई। तो अगर इतनी लॉलेसनेस है पाकिस्तान के अजला के अंदर कि किसी को भी उठा के ले गए वो, तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं बनाते? आधा मसला सूबे में है, आधा वफाक की वजह से अफगानिस्तान में है। देखें, मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए, इसके बारे में पूरी कोशिश हो रही है। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के लिए जो है वो मीटिंग्स भी हुई हैं। उन मीटिंग्स में चीफ मिनिस्टर साहब को भी जो है वो शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, उस दिन भी उनको ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की गई कि वो इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें। सियासत अपनी जगह पे है, आप अपनी जमात की करें, हम अपनी जमात की करें, लेकिन जो रियासत से मुतल्लक मामलात हैं उसके ऊपर हमें जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो और मिल के उनको डील करना चाहिए। तो इसकी भी कोशिश हो रही है। दूसरा, वफाकी हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत जो है वो बड़ी यकसू है और इस बारे में जितनी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जितना जो है वो अमल हो रहा है, वो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम है। और जो ये सेफ हेवन्स हैं उनके मतलब भी पॉलिसी आलमोस्ट जो है वो तय है। कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो बीच में उनकी कोशिश थी कि इस मामले को जो है वो बैठ के सुलझा लिया जाए। तो अगर ये सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है वो इस बारे में ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज से 4 माह पहले अफ़गानिस्तान को कहा था कि आप दहशत गर्दों में और पाकिस्तान में एक चॉइस कर लें। तो अब अगर उन्होंने चॉइस जो है वो दहशत गर्दों का किया और अगर यही बात फाइनल हुई तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो एक वाज़ेह आपको कोई डाउट है कि ये बात उन्होंने फाइनल नहीं की? किया जाएगा। और ख़ासतौर पे अब तो स्प्रिंग आ गई है, सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, तो वो इन मंथ्स में तो ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तान कितना अरसा और इंतज़ार करेगा इस बात का? कितनी हम लाशें मजीद उठाएंगे मेरा ख्याल है कि जब हम जाके ये फैसला करेंगे? देखिए ये फैसला तो खैर जिस लेवल पे होना है, मेरा अंदाज़ा है कि अब ये इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हुआ चाहता है और अब इसमें मज़ीद जो है इनको मोहलत नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए, जब ख़ास तौर पे जो सियासी आपका उनसे इख्तलाफात है आपकी हुकूमत का, और उस इख्तलाफ में हम देखते हैं कि डील की बात भी हुई, आपने भी की, आपने कहा कि बात हुई है कई दफ़ा, फैसल वावडा ने उसको डिनाई किया, कल शेर अफजल मरवत मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने फिर कंफर्म किया, उन्होंने कहा वाकई बात हुई थी और राना सनाउल्लाह साहब इन तमाम कोशिशों के खुद गवाह हैं। तो आप बताइएगा कि क्या अब मज़ीद कोई बात
हो सकती है डील की? अलीमा खान के बयान के बाद जो उन्होंने कहा है कि हम खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए इलाज के लिए, हम इस पर कोई तनकीद नहीं करेंगे किसी पे। देखें, अबसार आलम साहब ये दरअसल कन्फ्यूज कर देते हैं। जिस डील से या जिस नेगोशिएशन से इमरान खान साहब अनकारी हैं, या मैंने कहा कि वो अनकारी हैं, वो एक पॉलिटिकल जो है वो हुकूमत का इनिशिएटिव है। उसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 से ज़्यादा मरतबा उनको कहा कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें। हम ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो इंगेज किया जाए, उनको डील किया जाए, और वो एक अपना भरपूर सियासी किरदार अदा करें पार्लियामेंट में भी। वो रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। जो उनका वो गाली गलोच ब्रिगेड है जिसको उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ है कि वो हमारे अदारों के ख़िलाफ़ और अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जो है वो हिंदुस्तान के प्रोपेगंडे को इंडोर्स करता है, उससे वो जो है वो पीछे हटें। तो इस बात से तो वो अनकारी हैं। इस बारे में कई दफ़ा जो है वो कोशिश की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उनसे बात की है। और इसके अलावा आपको इल्म होगा कि एक दफ़ा हमने एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, और वो बड़ी सीरियस एफर्ट थी। इसाक डार साहब उसके सरबराह थे, मैं उसमें मौजूद था, इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम थे, परवेज़ अशरफ साहब थे, अलीम खान साहब थे, दूसरी तरफ से भी बड़े सीनियर आदमी थे। 2 मीटिंग्स हुई हैं और दूसरी मीटिंग में उन्होंने आगे हमें कहा कि जी बस ये आखिरी मीटिंग है। भाई क्यों? उन्होंने कहा कि जी खान ने इनकार कर दिया है, खान कहता है कि नो कमेटी। तो इस से तो वो इनकारी हैं, लेकिन इसको फिर कंफ्यूज वो करते हैं दूसरी डील से। देखें, उसके लिए तो वो जो है वो अनकारी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो वो आप समझ लें कि वो जो है वो बड़े उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है। जो वो कहते हैं कि वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें 2018 की तरह जो है ना, उन्हें जो है वो सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचाए, और उन्हें जो है वो उनके केस भी खत्म हो जाए, वो रिहा भी हो जाए और सीधे लाया जाए। इस पे वो बात करना चाहते हैं और इस पे वो बात करते रहे, लेकिन और मामला पे वो बात नहीं कर रहे। और नहीं, सुन लें, इस डील से मुतल्लक उनको कोई ऑफर या कोई मामला ना हमारी तरफ से हुआ है और ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान ने कई बार कहा है कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ। तो इस किस्म की कोई डील की ना ऑफर है, ना वो टेबल पे है, ना कभी ऑफर हुई है, ना होगी। बाकी जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसके लिए उनको जो है वो अब जब पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो, तो ये क्या तुक बनता है कि ये कमेटियों में हमने जाना नहीं है, पार्लियामेंट में हमने स्पेसिफिक सवाल जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेज हम लेने हैं। हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी जैसा कि अलीमा खान ने कहा है उनके इलाज के लिए, और उसके जवाब में अलीमा खान और उनकी पार्टी और इमरान खान, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश रहेगा। क्या ये बात आप तक किसी ऑथेंटिक जरिए से पहुंची और इस पे हुकूमत का क्या रिस्पांस है? नहीं, ये मीडिया के ज़रिए से ही पहुंची है। बाकी इसमें जो है वो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो कंसर्न जो यानी जिस तरह से उज़मा खान साहबा की मीटिंग हुई थी 2 दिसंबर को, उन्हें ये वाज़े तौर पे कहा गया था कि देखें आप मुलाकात में जो रूल्स हैं, कानून है, आप उसके मुताबिक चलें, और ये मुलाकात के बाद आप बाहर आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके बाद फिर ट्वीट मैसेज कन्वे करती हैं अपने जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड को, तो ये आप ना करें। लेकिन उन्होंने बाहर आके वो पहले से भी ज़्यादा किया, तो इसलिए उनको अगर वो अपने आप को इन चीज़ों से रोकें तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में कैसे वो तो तभी पता चलेगा ना। अब दोबारा अगर मीटिंग उनकी होती है या खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाता है, जो तारिक फजल ने कहा कि 25 फरवरी को लाया जाएगा उनको, उनके दूसरा इंजेक्शन लगना है, तो वो देखे बगैर किए बगैर अब आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कल शफी जान हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी ये कह रहे थे कि हम गारंटी देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। ये जो उज़मा खान वाला वाक़या आपने जिक्र किया उसका भी उन्होंने कहा है वो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। क्या आप इस पे एतबार करके
एक चांस और देंगे इस चीज को? देखिए अबसार आलम साहब, मामला ये है कि उन्हें उन्हें जब ये मालूम है, तभी तो उन्होंने ये बात की है ना कि हम ये गलत काम करते हैं, हम ये अदारों के खिलाफ जो बयानियां बनाते हैं ये हम गलत करते हैं, तो उनको इस काम से तो बगैर किसी कंडीशन के जो है वो इस बात से पीछे हटना चाहिए। इस बारे में कई दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी तरफ से भी उनको, बल्कि उनकी जो सेकंड दर्जे की क़यादत है उनसे साथ हमारी जब भी कभी बात हुई है तो हमने उनको कहा है कि आप क्यों खामखा जो है वो इस किस्म के उलझाव में जो है वो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हम बेबस हैं। तो शर्त तो मामला उन्होंने ये कोई नहीं है लगाई, कि जहां उन्होंने तक एक उनके अपील की है कि खान हॉस्पिटल साहब को में हॉस्पिटल लाया जाए इलाज के लिए, और हम ये नहीं करेंगे। ये तो नहीं शर्त तो नहीं है, हॉस्पिटल, ये तो उन्होंने बल्कि ऑफर नहीं की है कि हम देखे आपकी बात मान रहे हैं, हमारी ये बात मान लें। देखिए अबसार आलम साहब, हॉस्पिटल उनको पहले भी लाया गया है, उनको अब भी लाया जाएगा। ये काम उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बगैर उनके हॉस्पिटल लाने की सूरत में भी नहीं करना चाहिए और ना लाने की सूरत में भी नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनका हॉस्पिटल लाना या उनको वहाँ पे एडमिशन देना है, देखिए ये डॉक्टर्स का जो है वो स्वाबदीद है। अगर डॉक्टर उनको मुआयना करने के बाद ये कहें कि जी इनकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट इससे इनकार कर सकती है। और अगर डॉक्टर कहें कि उनको जो है वो मुआयने की ज़रूरत है या इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है और ये हो चुका है और अब हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कैसे कहेगी कि जिसे आप यहाँ पे रख लें? ये कोई मेरी या आपकी या किसी और की सिफारिश पे तो या ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। ये तो डॉक्टरों की स्वाबदीद है जो जिनके वो जेर इलाज हैं और वो सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनको जो है वो कोई ये चीज़ बताई तो नहीं जा सकती कि आपने मरीज का इलाज जो है वो किस तरह से करना है। तो जो डॉक्टर कहेंगे, जो डॉक्टर ने इससे पहले कहा, गवर्नमेंट ने इस इलाज के मामले में पूरी तरह से उनसे तावन किया है। ठीक, तो ये जो कौमी हुकूमत की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है इस वक्त? फवाद चौधरी ने कहा है और कुछ और जगह से भी ये बात सुन रहे हैं कि इकॉनमी को अगर बेहतर करना है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो कौमी हुकूमत ज़रूरी है। क्या आपके क्या क्या ख्याल है इस बारे में? देखें अबसार साहब, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त जो हुकूमत है, इस वक्त जो हुकूमत जो है वो मुल्क को, उसकी इकॉनमी को और बैनुल अक़वामी मामलात को जिस मेहनत से, जिस वाइस और एबल डिप्लोमेसी से लेके चल रही है, अगर पाकिस्तान को 2 साल का अरसा और मिलता है तो आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ इंटरनेशनल महाज के ऊपर, बल्कि जो हमारा मुल्क का इकॉनमी का महाज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तशवीश है, हम अल्लाह के फजल से जो है वो उससे आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान जो है ये बड़ी मुश्किल से इस ट्रैक पे आया है जिस पर इस वक्त है। ये इससे पहले जो है ये 1.5 साल जो है ना, ये उस मेहनत में गुजरा है कि उस डिफ़ॉल्ट से बचा जाए जिस डिफ़ॉल्ट में जो है वो मोहतरम खान साहब की हुकूमत जो है वो पिछले 4 सालों में जो है वो इस पाकिस्तान को जो है वो डुबो के गई थी। अब ये वो वक्त है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ जाए, रियासत के साथ जो है वो खड़ा हुआ जाए। और ये जो रोज़ कभी पहिया जाम, अब कभी कोई फोर्स बना रहे हैं और फिर होता भी नहीं है, यानी रोज कोई ना कोई कॉल दे देनी है महीने हाँ, 2 ये बात महीने ठीक की, है। ताकि राना साहब, आपकी बहुत सूरत सारी हाल जो बातें है को वो भी आप डिस्टर्ब रहे, बिल्कुल दुरुस्त हैं। होता कुछ भी नहीं आपने कहा है। हुकूमत के साथ खड़ा हो, अब पीटीआई को छोड़ दे, अवाम तो 4 साल हुकूमत के साथ खड़ी रही है, लेकिन मईशत के उसमें बेहतरी भी आई है मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। लेकिन गुर्बत में इजाफा भी तो हुआ है। ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के अभी आए हैं डेटा, और साथ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी बहुत तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत पे, इसके बावजूद कि पंजाब हुकूमत अच्छा काम बहुत कर रही है, कि जो जहाज़ खरीदा है और जिस तरह उस मामले को हैंडल किया गया है, आप समझते हैं कि इस वक्त ये जिसने भी मशवरा दिया वो पंजाब हुकूमत का दोस्त नहीं था जहाज खरीदने का इन हालात में? नहीं देखें अबसार साहब, ये बड़ी ज्यादती है। देखें, आप मुझे ये बताएं कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स के पास जहाज हैं,
जहाज जो है वो सूबा पंजाब की मलकियत, सूबा पंजाब का एसेट होगा। वो कोई मरियम नवाज साहबा ने को अपनी ज़ात के लिए जो है वो ख़रीद लिया है या अपनी ज़ात का कोई एसेट बना लिया है। और रही बात कि जो है वो पुराना जहाज़, मेरा ख्याल है वो कोई 25 साल से जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल था, और अब अगर उसको चेंज किया गया है, और अब ये कहना कि जी वो बहुत महंगा है, भाई अब जब डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है तो अब वो ठीक है, लेकिन पंजाब एक बड़ा सूबा है। पंजाब सूबे का जो बजट है वो तकरीबन कोई यानी 4-5 हज़ार अरब के लगभग है। उसका जो डेवलपमेंट बजट है वो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2,000 अरब के लगभग है। ये जो आप पंजाब ने ये ईदी जो दी है लोगों को, जो कोई तकरीबन 42,000 ख़ानदानों की खिदमत 40 की अरब है, रुपए। उसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन कोई 40 या 50 अरब रुपए है। तो अब वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर कि जी वो जी 10 अरब में है तो इसलिए बहुत महंगी है, तो ये बड़ा जुल्म हो गया। आप पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके वसाइल को आप देखें, और उस वसाइल को पेश नज़र रख के अगर एक को अच्छी चीज़ खरीदी गई है जो कि फॉर लॉन्ग ठीक है। टाइम्स टू कम वो पंजाब गवर्नमेंट के ठीक है। काम आनी है, वो पंजाब का एसेट है, वो कोई तो मरियम राणा नवाज साहबा साहब, का कोई ये जो ज़ाती आपने एसेट नहीं बात है। की है बड़ी और अच्छी उसके और ऊपर लॉजिकल बात की है, और लोगों को तनकीद इस समझ भी एंगल आएगी, से करना, कन्विंसिंग भी है। ये तो बड़ी यही बात ज्यादती है। पंजाब की वजीर इत्तलात ने क्यों नहीं की? उन्होंने बात को दूसरी तरफ ले गए। मैं यही कह रहा हूँ कि कौम से अगर सच बोलें जैसे आपने किया, लॉजिकली बात करें तो कौम समझेगी ना। उन्होंने कहा जी हम एक एयरलाइन बना रहे हैं, उसका ये जहाज़ है, उससे चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा तनकीद की तरफ चली गई हैं। ये देखें, ये मुझे अब मेरी वैसे किसी से बात नहीं हुई ना, मैं तो अपने जो है वो नॉलेज की बुनियाद के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये उस वक्त भी जब ये 2016-17 की बात है, तो उस वक्त भी ये पंजाब गवर्नमेंट का जो जहाज़ है ये रोज़ वर्कशॉप भी होता था और काफ़ी पुराना था, तो अब तो उसको भी 10 साल हो गए हैं। तो ठीक ये एक मैं समझता हूँ ठीक कि ज़रूरत की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और बाकी जो है वो ठीक गवर्नमेंट जो है वो अपने वसाइल में विदिन सोर्सेज रह के जो है वो अगर कोई पंजाब का एसेट बनता है ठीक है। तो वो हमेशा के लिए है, सबके लिए है। सही है। बहुत शुक्रिया राना सना। बात करने का वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू, रमज़ान पैकेज लोगों के लिए कितना रिलीफ है, हम बात करेंगे। इस पर हमें ज्वाइन किया सालिक नवाज़, नुमाइंदा समा लाहौर से, मुनस अहमद नुमाइंदा समा कराची, उमर आसिफ नुमाइंदा समा इस्लामाबाद, शहाबुर रहमान पेशावर से, और मुजीबुल्लाह नुमाइंदा समा कोयटा से। और इनसे हम बात करेंगे वहाँ इनकी हुकूमतों ने जो जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं रमज़ान के लिए, उसकी क्या सिचुएशन है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि वफाक ने 38 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, और ये चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में ये रकम तकसीम होगी। फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये। खैबर पख्तूनख्वा 12 अरब 80 करोड़ रुपये रमज़ान एहसास प्रोग्राम, और ये 10 लाख शहरियों को 12,500 रुपये फ़ी ख़ानदान के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हो सका, ये हमारी इत्तला है। और पंजाब वज़ीर आला पंजाब ने 40 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी और 42 लाख ख़ानदानों को निगहबान पैकेज कार्ड तकसीम किए। हर ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। सिंध में ऐसा कोई पैकेज अनाउंस नहीं हुआ, और वहाँ पे 130 सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे कराची में। इसके अलावा बलूचिस्तान में 3,28,000 ख़ानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ है, लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। तो शुरू हम बलूचिस्तान से करते हैं। हमें ज्वाइन किया वहाँ से मुजीबुल्लाह साहब। ये बताइएगा क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में? वहाँ पे 3,28,000 ख़ानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान तो हुआ है, लेकिन गुर्बत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। 47% लोग आबादी है वो गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो कैसे ये 3,28,000 ख़ानदानों को कुछ मिल रहा है वहाँ पे रमज़ान में? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो गुर्बत की शरह है वो बलूचिस्तान में सबसे ऊपर है। अब रिसेंटली जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसमें बलूचिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो 41.8 से बढ़कर अब 47 तक जा पहुंची है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पे गरीब जो और मुतवस्सित तबका के जो लोग हैं वो काफ़ी, इनकी तादाद ज़्यादा भी है।
और उन्हें ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें जो रमज़ान पैकेज फराहम किया जाए। ये मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए की लागत से ये रमज़ है। इसमें जो बोरी होगी या फ़ी पैकेज होगा वो 47 किलो का जो थैला है वो एक ख़ानदान को फराहम किया जाएगा और बताया जा रहा है कि उसमें जो मौजूद सामान है वो उस ख़ानदान के लिए 15 यौम का गुजर बसर होगा। और ये जो मौजूदा जो पार्सल्स हैं ये मजमूई तौर पर 3 लाख और 28,000 जो मुस्तहिकीन हैं उसको पहुंचाया जाएगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला भी शुरू हो चुका है। जो मुख्तलिफ अजला के जो नुमाइंदगान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके तहत हो रहा है। प्लस जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें जो डीसी उसका सरबराह है और उसके अलावा लाइन डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मौजूद है। एक लोकल जो नुमाइंदा या एमपीए भी इस कमेटी का हिस्सा है, वो बताता है कि वो लिस्ट फराहम करता है कि वो किस शख्स को जो है ना वो ये रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। जो अहम बात ये है इस रमज़ान पैकेज में पैकेज तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन मुतमईन है। क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जा रहे हैं इस पैकेज की इवन ख़रीदारी के ऊपर, क्योंकि ये जो रमज़ान पैकेज है ये सोशल वेलफेयर के बजाय महकमा पीडीएमए को दिया है इसकी परचेजिंग। तो इस पर काफ़ी सवालात गुज़श्ता बरस भी उठाए गए और इस बरस फिर इसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि महकमा पीडीएमए पर ही इतनी मेहरबानियाँ क्यों हैं। ये कोई डिज़ास्टर तो नहीं कि उसको रिलीफ के लिए महकमा पीडीएमए को ये फ़राइज़ सौंपे जाए। सोशल वेलफेयर का काम था, सोशल वेलफेयर ही इसको तकसीम करता। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ हल्कों से सामने भी आ रहे हैं। तो हम मुझे अभी मैं पेशावर जाऊँगा। शाहबुर रहमान साहब ये बताइएगा कि 12 अरब 80 करोड़ रुपया और 10 लाख शहरियों को 12,500 फी खानदान के हिसाब से मिलेंगे, तो अभी तक क्यों ये बात हुई है लेकिन पैकेज शुरू क्यों नहीं हुआ तकसीम होना? रमज़ान का आगाज़ तो हो गया है। से चंद रोज़ कबल काबीना का इजलास हुआ था जिसमें ये स्कीम जो है इसकी मंजूरी दी गई थी और इस स्कीम के तहत हर मुस्तहिक अफराद को 12,500 अरब रुपये जो है वो देने थे। लेकिन बदकिस्मती से अब आज तीसरा रोज़ा है और ये पैकेज जो है अब तक मुस्तहिक अफराद में तकसीम नहीं किया गया। इसका तरीक़ाकार ये बनाया गया था कि खैबर पुख्तनख्वा में जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs है या MNAs है या जितने भी तंजीमी अहदेदार हैं उनको ये टास्क दिया गया था कि अपने अपने हल्कों से तकरीबन 5-5 हज़ार जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं उनकी लिस्टें बनाई जाए और उस लिस्टों के मुताबिक इन तमाम अफराद को 12,500 रुपये जो है वो दिए जाए। लेकिन अब तक ये ना ही लिस्टें बनाई गई हैं और ना ही आवाम को ये जो फ़ंड है ये दिया गया है। इस हवाले से अब से कुछ देर कबल हमने मावन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब से जानने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये बताया है कि कल ही इस कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए का ये बताना है कि अब तक इसकी जो लिस्ट है वो भी नहीं बनाई गई। इसको डिजिटलाइज करने का कहा गया था वो भी अब तक नहीं किया गया। इसके अलावा सूबे में जितने भी जहाँ जहाँ पर पिछली मरतबा जो सस्ता बाज़ार कायम किए गए थे अब इस मरतबा वो भी हमें नज़र नहीं आए। लेकिन पहले रमज़ान से जितनी भी दुकानें थे उस पर लिस्ट जो है वो आवेज़ा कराई गई थी, लेकिन उस लिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जितने भी शहरी हैं वो यही शिकवा करते हैं कि फ्रूट की दुकानें हैं या जितनी भी दालें हैं वो अब भी लिस्टों के बरअक्स वो कीमतें उनको मुहैया की जा रही है और साथ में ज़िला इंतज़ामिया चापे मारती है। लेकिन वहाँ पे मुनस अहमद है हमारे पास। मुनस ये बताइएगा सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं अनाउंस किया गया? हालांकि ये तो है कि शहर कायद में 130 सस्ते बाज़ार तो लगाए गए हैं, उसके बारे में बताएं, लेकिन कोई पैकेज क्यों नहीं अनाउंस किया, उसकी वजह कुछ बताएंगे आप? देखिए, मान में माजी में तो हमें कभी ना कभी ये नज़र आया है कि हुकूमत की जाने से पैकेज अनाउंस किया गया, लेकिन इस मरतबा कोई पैकेज सिंध में अब तक तो कम अज़ कम अनाउंस नहीं किया गया है। और 130 जो सस्ते बाज़ार हैं वो ज़रूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आती है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो भी अफसार साहब अगर मैं कहूँ कि नाकाम नज़र आ रही है। इब्तदाई 3 दिनों में तो गलत ना होगा। डेंसली पॉपुलेटेड ये शहर है, तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, लेकिन अगर तादाद बताऊँ जो कि प्राइस कंट्रोल के लिए अफसरान मुख्तस है वो 70 से 75 हैं। 7 अजला के साथ डिप्टी कमिश्नर्स हैं, 32 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और 32 ही तकरीबन मुख्तियार कार हैं जिनके पास स्पेशल मजिस्ट्रेट के पावर हैं, जो फाइन कर सकते हैं, सील कर सकते हैं और गिरफ्तारी भी होती है अगर कोई गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। 3 रोज में अब तक जो इंतजामिया तकरीबन 60 लाख से ज़ायद जुर्माने जरूर किए गए हैं, लेकिन शहर का एक बड़ा हिस्सा है।
अच्छा ठीक है, वो आवाज़ हमारा उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया। उमर आसिफ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उमर, आप बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, क्या तरीक़ाकार होगा कि शफाफ तरीके से रकम पहुँचे उन तमाम लोगों को जिनको किसी और सूबे से नहीं मिल रही, क्योंकि वफाक ने तो तमाम सूबों में तकसीम करनी है। क्या मैकेनिज़्म बनाया उन्होंने और शुरू हो गया? अफसार साहब, अभी तक ये प्रोग्राम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए जो मैकेनिज्म कमिश्नर को लूप में लिया जाएगा, लिस्ट वगैरह क्रिएट की जाएंगी, उसके बाद जो ऑनवर्ड्स इस प्रोग्राम को ले जाया जाएगा, लेकिन ताहाल इसको शुरू नहीं किया गया। लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए जो ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद है उसकी जानिब से जो सहूलत बाज़ार लगाए गए, 7 सहूलत बाज़ार जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए हैं। मैं सिर्फ G6 के सहूलत बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे दौरा करती है, चूँकि जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे ही चेक एंड बैलेंस देखने में आते हैं। यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं उनके बाहर एक डिफरेंट चीज़ ये नज़र आई है मुल्क भर के मुकाबले में कि यहाँ कैशलेस सिचुएशन भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप जिस स्टॉल पर परचेजिंग करते हैं उसके बाहर एक बार कोड दिया गया, उसको स्कैन करें और जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि रमजान रिलीफ पैकेज शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक? वजह क्या है? रमजान शुरू हो गया है, हुकूमत ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं शुरू की पैसों की। ये आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक देखने में नहीं है। जो लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाए, उन लिस्ट के लिए जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे भी डेटा लिया जाएगा, लेकिन ताहाल रमजान शुरू होने के बावजूद 3 रोज़े गुजरने के बावजूद अभी आपका मतलब है कि होमवर्क हुआ ही नहीं अभी तक? होमवर्क जो है अभी जो है लिस्ट जो है वो फाइनल प्रोसेस में है, उनको देखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो इस तरह की कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई कि इन्हें ग्राउंड लेवल तक कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। अजीब सी बात यह है कि वफाकी हुकूमत अभी तक सो ही रही है, रमज़ान गुजरता जा रहा है। सालिक नवाज लाहौर में मौजूद हैं। सालिक, आप बताइएगा, सबसे बड़ा पैकेज तो पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया 40 अरब रुपए का, वफाक से भी बड़ा। क्या तरीक़ाकार है कि हर ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, उनको पहुंचे भी और रास्ते में ही 4700 सीसी गाड़ियों वाले ब्यूरोक्रेट्स ना उड़ा के ले जाएं? क्या गारंटी है इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक सर्वे करवाया गया था और उसमें 42 लाख ख़ानदान जो हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड दिए जाने थे और उसकी तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। जो उनके घरों के एड्रेस थे उस पर भी भिजवाए गए हैं। इसके साथ साथ जो रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर भी उन कार्ड्स की तकसीम के लिए डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा यूनियन कौंसिल की सतह पर भी उन कार्ड्स की तकसीम की गई है, जबकि उस कार्ड के ज़रिए 10,000 रुपये तक जो रकम है वो किसी भी ATM से निकलवाई जा सकती है। तो 42 लाख खानदानों को जो लगाए गए हैं वहाँ तकसीम होना शुरू हो चुके हैं, और कितनों को हो चुके हैं अब तक तकसीम? जी बिल्कुल, ये 42 लाख ख़ानदान थे, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो अब तक तकरीबन 30 लाख ख़ानदान जो हैं उन्हें बताया ये जा रहा है कि कार्ड तकसीम हो चुके हैं और दीगर को भी कार्ड्स की जो तकसीम है उसका सिलसिला जारी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये काम पहले से शुरू हो चुका था पंजाब में। तो ये बताइएगा कि ज़िला वाइज कोई एलोकेशन की है या आबादी के हिसाब से है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया है या कोई और डेटा इस्तेमाल किया है? जी नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सोशो इकनॉमिक सर्वे करवाया गया था और इस सर्वे में घर घर जाके जो डाटा इकट्ठा किया गया था उसकी बेस पे 42 लाख ख़ानदान जो हैं वो इस कार्ड के हकदार ठहरे थे। कोई शिकायत आ रही है कहीं से जो 42 लाख ख़ानदान है इनमें करप्शन हो रही हो, लोगों को, हकदारों को उनका हक ना मिल रहा हो, कोई ऐसी शिकायत आई है? जी अभी तक तो ऐसी इतलात जो हैं वो सामने नहीं आई कि कहीं पे करप्शन हुई हो। अभी जो तकसीम है कार्ड्स की उनका सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज अहमद साहब, उमर आसिफ साहब, शहाबुर रहमान साहब और मुजीबुल्लाह साहब। और ये 96 अरब रुपया बनता है जो वफाक का, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का है। तो 96 अरब रुपया मुस्तहिक अफराद को जा रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें से 40 अरब रुपया पंजाब अपने लोगों में तकसीम कर रहा है। और अभी तक सिर्फ पूरे पाकिस्तान में अगर इन पाँचों, अगर आप फेडरेशन के जो अरकान हैं जो लोगों में रमज़ान का पैसा तकसीम कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब ने इस काम का आगाज़ किया, बाकियों का अभी तक सिर्फ वादा है, तकसीम अभी तक किसी ने नहीं किया, कोई ना कोई कार्ड ना कोई इमदाद। और इससे ज़ाहिर होता है कि एफिशिएंसी कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा।